हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मनी मार्केट। मनी मार्केट होता क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मनी मार्केट का मीनिंग क्या है, क्यों इसे मनी मार्केट कहा जाता है। तो मनी मार्केट के बारे में जानने के लिए हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग से शुरुआत करते हैं। मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग्स मेनली ऑफ शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स। कि जो आपका मनी मार्केट है वो क्या है, एक तरह का सेंटर है। ठीक है, जहां पर यानी कि एक तरह का क्या है, वो केंद्र है जहां पर जो आपका शॉर्ट टर्म की जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, यानी कि अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियां जो होती हैं, उनका क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। इट मीन्स उनकी डीलिंग की जाती है। ठीक है, उनको खरीदा और बेचा जाता है यहाँ पे मनी मार्केट में। उसके बाद क्या कहता है, मनी मार्केट मीन्स द सिस्टम इन विच मनी इज बोरोड एंड गिवन ऑन इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। की जो मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार है, उससे अभिप्राय एक ऐसे सिस्टम से है, एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें जो मुद्रा है वो अल्पकाल के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए या तो ब्याज पर दी जाती है या फिर ब्याज पर ली जाती है। क्या कहता है कि मनी मार्केट में अल्पकाल के लिए या तो मुद्रा इंटरेस्ट पर उधार ली जाती है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट के तौर पर मीन्स इंटरेस्ट के लिए उधार के तौर पर दी जाती है। ठीक है, वो आपका क्या है, मनी मार्केट है। मनी मार्केट में आप किस किस को इंक्लूड करते हैं? मनी मार्केट में जितने भी आपके साख पत्तर होते हैं, जितने भी आपके क्रेडिट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपका हो गया कॉमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस होगी। ये सारी आपकी किस में इंक्लूड की जाती हैं? ये सारी की सारी आपके मनी मार्केट में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, और जो आपका मनी मार्केट है उसे आप जो मतलब कि जो फर्में होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ट्रेडिंग में वर्क करती हैं, उनका एक ग्रुप भी कहा जा सकता है मनी मार्केट को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो फर्म्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ट्रेडिंग का काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपका मनी मार्केट था जहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनेटरी एसेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेंटर। उसके बाद आता है प्री रिक्विजिट्स ऑफ एफिशिएंट मनी मार्केट। की जो आपका कुशल मुद्रा बाजार है उसकी क्या क्या अनिवार्यताएं हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है डेवलप बैंकिंग सिस्टम। अब ये क्या कहता है कि जो आपकी बैंकिंग जो सिस्टम होता है, यानी कि जो आपका सेंट्रल बैंक है और जो आपका मनी मार्केट है, ठीक है, उसके बीच की वो क्या होती है, कड़ी होती है। जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक और आपका जो मनी मार्केट है उसके बीच की क्या है, एक कड़ी है, उसके बीच में वो क्या करती है, काम करती है। ठीक है, और जो आपका मनी मार्केट होता है वो मेनली आपका जो कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, वहीं से ही क्या करता है, जो आपके फाइनेंशियल रिजर्व होता है वहां से ही उसकी मांग करता है। ठीक है, और वहीं से ही उसकी पूर्ति भी की जाती है, मीन्स उसको पूरा भी किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो आपका मनी मार्केट का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अगर जो आपका मुद्रा बाजार है, अगर उसको कुशल बनाना है, ठीक है, तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसको डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद क्या कहता है, एक्टिव सेंट्रल बैंक, सक्रिय केंद्र बाजार। की जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो मुद्रा बाजार को क्या करता है, नियमित रूप से यानी कि सिस्टमेटिक तौर पे कॉन्टिन्यूटी में क्या करता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है, मनी मार्केट के ऊपर। ठीक है, और जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो आपका मनी मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको नियमित करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, टाइम टू टाइम
वो अपने निर्देश देता रहता है, मीन्स वो अपनी डायरेक्शंस देता रहता है। ठीक है, मीन्स जब आपका मंदी होती है, मीन्स बाजार जो होता है वो ठंडा होता है, तो जो मुद्रा की मांग है वो कम होती है। तो उस केस में जो आपका सेंट्रल बैंक है वो अधिक्य यानी कि जो आपका सरप्लस है या जो फाइनेंशियल जो रिजर्व्स हैं उनको क्या है, मुद्रा के जो मैकेनिज्म है, मनी के जो मैकेनिज्म है उनके माध्यम से स्वयं ले लेता है, खुद ही क्या कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, और तेजी के दिनों में जब क्या है, मांग बढ़ जाती है, तो जो केंद्रीय बैंक है वो मुद्रा बाजार में जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं उनकी पूर्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये कहता है कि अगर आपको अपने मनी मार्केट को एफिशिएंट बनाना है, कुशल बनाना है, तो आपको अपनी जो सेंट्रल बैंक की जो है उसको एक्टिव रखना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो टाइम टू टाइम क्या दे सके, डायरेक्शन दे सके। उसके बाद क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस सब मार्केट, विभिन्न उप बाजारों का होना, कि जो आपका मनी मार्केट है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के यानी कि वेरियस क्या होने चाहिए, सब मार्केट होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका कॉल अप मनी हो गया, ठीक है, और आपका शॉर्ट टर्म नोटिस मनी मार्केट हो गया, कॉमर्शियल बिल मार्केट हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल मार्केट हो गया। तो इन सब का होना जरूरी है अगर आपको जो मनी मार्केट है उसको क्या बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, कुशल बनाना है। उसके बाद क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि मनी मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो नीड्स हैं वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, उनके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो अलग अलग होती है। तो क्या कहता है कि जो मनी मार्केट है उसको विभिन्न जो वेरियस जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करवाने चाहिए, अवेलेबल करवाने चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, कि जो आपका द्वितीय बाजार है, ठीक है, उसमें क्या है, पहले से ही अगर आपने कोई सिक्योरिटीज क्या की हैं, इशू की हैं, उनकी क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। इसके लिए जो एफिशिएंट फाइनेंशियल मिडलमैन हैं वो आपके ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। ठीक है, तो उनका होना इसमें क्या है, कंपलसरी है, मीन्स अनिवार्य है। अगर आपको जो सेकेंडरी मार्केट है उसको कुशल बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो उसके बीच में एजेंटों का होना, ब्रोकरों का होना जरूरी है। ठीक है, उसके अंदर डीलरों का होना जरूरी है। अगर आपका सेकेंडरी मार्केट एक्टिव है तो इट मीन्स आपका जो मनी मार्केट है वो एफिशिएंट माना जाता है। उसके बाद क्या कहता है, एडुकेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स, कि जितने भी वित्तीय कोष हैं उनकी पर्याप्त मांग व पूर्ति। अब जो मनी मार्केट है इसमें जो आपके फाइनेंशियल जो रिजर्व्स होते हैं उनकी पर्याप्त मांग होना, यानी कि एडुकेट डिमांड होना और उनकी पूर्ति होना, उनके सप्लाई करना भी क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर मनी मार्केट में जो डिफरेंट जो वेरियस जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी तरह के अगर फंड्स की डिमांड करते हैं तो उनको फंड्स देना क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, फंड्स की सप्लाई उनको देना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि मनी मार्केट में अभी हमने पढ़ा ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया आपका, आपकी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो हो गया, गवर्नमेंट भी आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर आता है। ठीक है, तो इस केस में आपको एडुकेट डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड्स आपको रखना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद क्या कहता है, इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मीन्स प्रभावी नियमन व्यवस्था, कि जो आपका मनी मार्केट होता है उसमें अगर जो क्रियाएं की जा रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ठीक है, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए आपको इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि उसको क्या करते हैं, इफेक्टिव तरीके से काम करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सेंट्रल बैंक है
उसने क्या है खासकर सेबी को चुना है, और कुछ और भी मैकेनिज्म हैं जिनको सेंट्रल बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जो क्या करते हैं टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देते रहते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी आपका मनी मार्केट एफिशिएंट हो सकता है अगर आप क्या करते हो, इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म का यूज करते हो। उसके बाद क्या कहता है, सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो आपका मनी मार्केट होता है, ठीक है, वो उसका मेनली पर्पस होता है जो एक देश है उसके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है, एक देश का क्या करना, आर्थिक विकास करना। कि जो मनी मार्केट होता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, यानी कि जो भी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका डेवलपमेंट करने में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आपका आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या कहता है, अदर फैक्टर्स यानी कि जो आपके राजनीतिक स्थिरता होगी, मीन्स पॉलिटिशियन फिक्सेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइस फिक्सेशन हो गया, और एक इफेक्टिव लॉ सिस्टम हो गया। इसमें भी आपका जो मनी मार्केट है वो होना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। अगर मनी मार्केट में ये सब होता है कि अच्छी कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है, आपका जो मनी मार्केट है वो इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये कुछ आपके प्री रिक्विजिट्स थे किसको, आपके मनी मार्केट को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, कैसे आपका मनी मार्केट है वो इफेक्टिव बन सकता है, उसके लिए कुछ अनिवार्यताएं थी। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, की जो आपका मुद्रा बाजार है उसकी संरचना क्या है, उसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था ना एक पॉइंट, कि जो आपका मनी मार्केट है उसमें सब मार्केट्स का होना जरूरी है। तो वो सब मार्केट्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे मिलकर आपका मनी मार्केट तैयार होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका मनी मार्केट तैयार होता है। जिसमें फर्स्ट आपका आता है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट क्या होता है, इसमें क्या है, ये आपको इसे क्या कहते हैं, इसे एक शॉर्ट टर्म नोटिस लोन मार्केट भी कहा जाता है। ये जो आपका मार्केट होता है ये बहुत ही कम अवधि का होता है, इसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि 14 दिन मीन्स 14 डेज के लिए ये जो आपका बाजार होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 14 दिन का होता है, 14 डेज का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, 14 दिन के लिए जो आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं उसमें उसको उधार या तो दिया जाता है या फिर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, इसकी जो मिनिमम जो टाइम पीरियड, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 14 डेज के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट। अब इसमें क्या है, बैंकर स्वीकृति बाजार में कि जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मार्केट से क्या अभिप्राय है, जिसमें जो बैंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्टेंस देते हैं। ठीक है, बाजार से रिलेटेड जो भी मतलब कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप सिक्योरिटीज़ का जो भी लेन देन कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई लोन देना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सेप्टेंस होती है वो इसमें कौन देता है, आपका बैंकर्स देते हैं। सारा काम कौन करते हैं, इसमें बैंकर्स करते हैं, इसीलिए इसे बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट कहा जाता है। ठीक है, यदि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो उसकी ड्यू डेट है, जिस डेट को आपने पेमेंट देनी है, लोन को चुकाना है, अगर वो उस टाइम तक वेट नहीं कर सकता तो उसका जो बिल है वो उसको क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है बाजार से। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कोलेटरल लोन मार्केट, यानी कि सहायक ऋण बाजार। अब ये जो मार्केट होता है इसमें जो लोन होता है वो कलेक्टर सिक्योरिटी में क्या है, उधार में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, इस मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन लोन लेने जाता है
तो उसको अपनी जो कोलेक्ट्रल जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके तौर पर कुछ ना कुछ उसके पास रखना पड़ता है जो लोन देता है। अगर इन केस अगर पर्सन लोन चुकाने में असमर्थ होता है, वो उसका लोन पूरा नहीं कर पाता, वो उसकी लोन की पेमेंट नहीं कर पाता, तो जो कोलेक्टर सिक्योरिटीज उसके पास पड़ी हैं वो उनको बेचकर क्या कर सकता है, अपने लोन को पूरा कर सकता है। अब उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट जहाँ पे ट्रेजरी बिलों में क्या की जाती है, ट्रांजेक्शन की जाती है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो आपका मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन के लिए क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये जो बिल होते हैं ये या तो सरकार के नाम पर होते हैं, गवर्नमेंट के नाम पर इशू किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ओर से कोई रिजर्व बैंक है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं या बेचे जाते हैं। ठीक है, ये जो बिल रिजर्व जो बैंक्स होते हैं वो आपके व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, LIC होता है, UTI होता है, GIC होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, आदि इनके द्वारा ये परचेज किए जाते हैं। तो ये आपका ट्रेजरी बिल मार्केट था जहाँ पे आप ट्रेजरी बिल्स में क्या करते हो, सारी ट्रांजैक्शन करते हो। उसके बाद कॉमर्शियल बिल मार्केट आ गया। कॉमर्शियल बिल के नाम से जैसे पता चल रहा है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे जो ट्रेडिंग की जाती है वो कॉमर्शियल बिल्स में की जाती है। कॉमर्शियल बिल हमने पहले भी पढ़ा था कि वो ऐसे बिल होते हैं जो बेची या फिर जो आपने सेल की है या जो आपने खरीदी है। ठीक है, उन वस्तुओं का क्या करते हैं, विनिमय फर्मों या व्यक्तियों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बिल जो कि खरीदी या बेची गई वस्तुओं के बदले क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का आपका प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें जो आपका क्रेता होता है वो आप क्या करता है, ये प्रतिज्ञा लेता है, ये प्रॉमिस करता है कि वो एक विशेष तिथि पर, एक मतलब कि निश्चित तिथि पर एक विशेष राशि को क्या कर देगा, पे कर देगा। ठीक है, विक्रेता को वो उसको पे कर देगा। तो ये आपके मनी मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर थे जिसमें हम आपके कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मनी मार्केट, कोलेक्ट्रल लोन मार्केट, और उसके बाद आपका आता है ट्रेजरी बिल मार्केट, और लास्ट में आता है कॉमर्शियल बिल मार्केट। इनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट की जो वीडियो हमने की थी सबसे पहली जो थी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जो फाइनेंशियल सिस्टम के हमने इंस्ट्रूमेंट्स किए थे उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया था। फर्स्ट आपका आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मैंने बताया था कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। ट्रेजरी बिल यानी कि ऐसे बिल जो आपके शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको लेने के लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपके बिल्स होते हैं ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, या उसकी ओर से जो भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 14 डेज का भी हो सकता है, 91 डेज का भी हो सकता है, 182 डेज का भी हो सकता है, और 364 डेज का भी आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैश मैनेजमेंट बिल यानी कि नकद प्रबंध बिल। इसे आप रोकड़ प्रबंध बिल भी कहा जा सकता है। ये जो बिल होते हैं ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, और ये इसलिए इशू किए जाते हैं कि अगर आपका जो रोकड़ प्रवाह है मीन्स कैश फ्लो है, अगर उसमें किसी तरह का इनबैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को इशू किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जैसे कि मैंने बताया था ये आपके ऐसे पेपर हैं जिसमें जो कंपनीज होती हैं उनके द्वारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से के अलावा शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके बिना क्या है
लोन लेने का एक क्या है मैकेनिज्म है। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है जिसकी जो नेट एसेट है, मिनिमम नेट एसेट है, वो आपकी 5 करोड़ है। ठीक है, और ये वे ही कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं। मीन्स ऐसी कंपनियां जिनकी जो नेट एसेट है वो 5 करोड़ है, मिनिमम 5 करोड़ है, वही केवल क्या कर सकती है, कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 7 डेज की होती है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जमा प्रमाण पत्र। अब ये क्या है, ये आपका ऐसा प्रपत्र है, ऐसा प्रमाण पत्र है, ऐसा सर्टिफिकेट है जो अनुसूचित जो कमर्शियल बैंक होते हैं और जितनी भी आपके फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋणों के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए इसे क्या करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, ये आपके नेगोशिएबल होते हैं और इनको क्या है, मैच्योरिटी डेट से पहले किसी अन्य पर्सन को, किसी अदर पर्सन को आसानी से बेचा जा सकता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 7 डेज टू 1 ईयर हो सकता है। अब उसके बाद आता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर एक्सेप्टेंस यानी कि मैंने पहले भी बताया था बैंकर्स एक्सेप्टेंस के बारे में, जिसमें कि आपके जो बैंक होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ये जो एक्सेप्टेंस होती है वो किसी बिजनेस यूनिट के द्वारा लिखा गया क्या होता है, एक प्रपत्र होता है, पेपर होता है, जिसे क्या है, बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उस पर एक्सेप्टेंस दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक फ्यूचर डेट क्या कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, निर्धारित कर देता है, जिस पर वो प्रपत्र को क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार एक निश्चित राशि देने का वो उसे क्या करता है, प्रॉमिस करता है। उसके बाद आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये आपके आज के टाइम में कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वो आपका म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, उसका म्यूचुअल फंड्स में कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। अब उसके बाद आपका आता है कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स यानी कि जो आपके कॉमर्शियल बिल मार्केट में जिनका यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जो आपके कॉमर्शियल बिल होते हैं वो ऐसे बिल होते हैं जो बेची या खरीदी गई वस्तुओं के विनिमय में व्यावसायिक जो बिजनेस जो यूनिट्स होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें एक निश्चित तिथि पर एक विशेष राशि का क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, पेमेंट की जाती है। तो ये आपके मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब उसके बाद इम्पोर्टेंस आती है कि जो मनी मार्केट है आपका वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका महत्व है, क्यों उसका इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है एक देश का, आर्थिक जो विकास है उसमें उसका क्या योगदान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार व उद्योग का विकास। कि जो आपका मनी मार्केट होता है वो क्या करता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, मनी मार्केट आपका लोन देने का काम करता है, जिससे कि जो आपके ट्रेड हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या है, आसानी से क्या मिल जाता है, शॉर्ट टर्म रिजर्व्स उनको आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कि वो अपना क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कि जो आपका मनी मार्केट होता है वो आपका कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो आपका मनी मार्केट होता है उसमें क्या है, जो रिजर्व्स होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपका कैपिटल मार्केट है उसमें निवेश करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल जो रिजर्व्स हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, अवेलेबल करवाया जा सकता है। तो इस केस में क्या कहता है कि अगर मनी मार्केट उनको
जो फाइनेंस है वो अवेलेबल करवा रहा है, तभी तो कोई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहता है कि जो मनी मार्केट है वो आपका कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में भी क्या है, हेल्पफुल है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल बैंक्स, उनके लिए वो क्या है, हेल्पफुल है। जो आपका मनी मार्केट है वो जो आपके कॉमर्शियल बैंक है उनका जो कैश रिजर्व रेशियो है और स्टैचुरी जो लिक्विडिटी रेशियो है CRR और SLR, सभी तरह की जो वैधानिक अनिवार्यताएं होती हैं, जो कंपलसरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करने में क्या करता है, सहायता करता है। उसके लिए वो क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, जो बैंक होते हैं वो अपने सरप्लस को क्या करते हैं, जो आपके फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट में क्या है, जो आपकी लिक्विडिटी एसेट्स होती हैं उसमें क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। ठीक है, तथा ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि जब नीड होती है तो वो उन लिक्विडिटी एसेट्स को क्या करते हैं, ईजिली अपना कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो आपका मुद्रा बाजार होता है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में भी सेंट्रल बैंक की क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी मार्केट के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, तथा जो आपका ओपन मार्केट होता है उसमें जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव कौन बनाता है, आपका मनी मार्केट बनाता है। उसके बाद आता है गाइड्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो आपका मनी मार्केट होता है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी क्या करता है, गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। जैसे कि जो आपका मनी मार्केट है उसमें जो भी इंटरेस्ट की जो रेट चल रही है, ठीक है, फाइनेंशियल जो रिजर्व्स हैं उनकी क्या डिमांड है, उनकी सप्लाई का क्या लेवल है, ठीक है, ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करने में क्या करती हैं, एक तरह से हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट आता है हेल्प्स गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड्स, कि जो आपका मनी मार्केट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सरकार से जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसको क्या करता है, उसके फंड्स को रेज करने में क्या होता है, हेल्पफुल करता है। क्योंकि जो मुद्रा बाजार है, जो मनी मार्केट है, उसकी हेल्प से ही जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अपने ट्रेजरी बिल होते हैं, उनके कैश मैनेजमेंट जो बिल है उनको क्या करती है, इशू करती है। इससे जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, जिससे कि वो अपने क्या है, फंड्स को आसानी से रेज कर सकती है। तो ये आपकी मनी मार्केट की कुछ इम्पोर्टेंस थी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने मनी मार्केट का थोड़ा बहुत टॉपिक कंप्लीट किया है। अभी मनी मार्केट के ऊपर कुछ और वीडियोस बनेंगी। ठीक है, तो मनी मार्केट में हम इतना ही करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें हमने उसका मीनिंग क्लियर किया है, उसकी कुछ अनिवार्यताएं थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने उसका क्या स्ट्रक्चर होता है मनी मार्केट का, किस किस को उसमें इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट में हमने सेकंड लास्ट में हमने आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या उसके संयंत्र हैं, क्या संसाधन है जो मनी मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। देन जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो आपका इम्पोर्टेंस था, रोल था, कि जो मनी मार्केट है उसका क्या रोल है एक देश के विकास के लिए, मीन्स एक कंट्री के डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।